हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 25 नवंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डे की बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस और भी बहुत तरीके से सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसको कैसे हमने सोसाइटी से एलिमिनेट करना है उसके बारे में इस डे के तहत बात की जा रही है। ये हर साल 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने निकल के आए, जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज तौर पे देखने को मिले। सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो है अगेंस्ट वुमेन वो देखने को मिले। ठीक है, तो इस डे के तहत अवेयरनेस फैलाई जाती है कि वुमेन्स जो है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है इन केस ऑफ वायलेंस एंड ट्रू नेचर ऑफ द इशू। जो यानी कि ऐसे केसेस भी हैं वायलेंस के जो सामने निकल के आते भी नहीं है, केस दर्ज होते भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो उनको भी सामने लेके आना है ताकि जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन उसको रोका जा सके। थीम जो है इसकी 2021 की वो है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन नाउ। ठीक है, तो ये थीम भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट बात की जा रही है डिजिटल इंडिया के बारे में, यानी कि डिजिटल इंडिया तो हम बना रहे हैं और रूरल लेवल पे भी यानी कि विलेज लेवल पे भी हम लोगों को नेटवर्क जो है वो पहुंचाना है, स्पेशली 4G नेटवर्क। ठीक है, तो कनेक्ट करना है रूरल एंड रिमोट एरिया को। क्लियर? तो इसके तहत जो बात की जा रही है, तो फंड है इम्पोर्टेंट फंड जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम है, जो अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। इस स्कीम के तहत बोला गया है कि जो 4G मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज है उन विलेजेस को पहुंचाना जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस, स्पेशली जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में जो विलेजेस है, जो अनकवर्ड विलेजेस हैं, स्पेशली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले जो एरिया है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, तो नंबर ऑफ अनकवर्ड विलेज जो है वो है महाराष्ट्र में 610 है, छत्तीसगढ़ में 699 है, झारखंड में 827 है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है अनकवर्ड विलेजेस की, यानी कि जिन विलेजेस को कवर तक नहीं किया गया है इस सर्विसेज से, 4G सर्विस से, वो है 3933 सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में 1218 है। ठीक है, तो टोटल टावर्स जो हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में कितने हैं 4G सर्विसेज से रिलेटेड? महाराष्ट्र में 458 है, छत्तीसगढ़ में 546 है, झारखंड में 625 है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 771, तो सबसे कम किस में है? सबसे कम महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कैबिनेट के द्वारा भी इसी यूनिवर्सल जो फंड स्कीम है इसके तहत जो है 4G मोबाइल सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करवाना है 7287 अनकवर्ड विलेजेस है, स्पेशली 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 5 स्टेट्स। ठीक है, तो एस्टिमेट कॉस्ट जो लगाई जा रही है वो 6466 करोड़ है, जितना यहाँ पे खर्चा आएगा इस सर्विस प्रोवाइड करवाने में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर बात करें नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पहले आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है EPFO के एग्जाम में। ठीक है, तो नीति आयोग जो है उनके द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है चलाया गया, उसका एम क्या था? ठीक है, उसका एम क्या था कि क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस दी कंट्री। तो याद रखिएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग का है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फंड जो है वो ये जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ये प्रोवाइड करवाया जाता है इसी के चलते एनहेंस किया जा सके ताकि आने वाले टाइम में डिजिटल कनेक्टिविटी बनाई जा सके, सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, फैसिलिटेट लर्निंग हो सके, डिसएमिनेशन इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से प्रॉपर वे से लोगों तक पहुंच सके, लोगों को नॉलेज मिल सके, उनकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो सके, डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से उस एरिया में, विलेज वाले एरिया में हुए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो भी ह्यूज तरीके से कवर अप करना है ताकि अगर साइक्लोन, बारिश वगैरह जो कंडीशन बनती है आने वाले टाइम में वो पता चल सके लोगों को। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इस्टेब्लिशमेंट करना है एंटरप्राइजेज एंड ई कॉमर्स फैसिलिटी का, तो ये सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करवाई जाएगी विलेजेस में। और साथ ही साथ विज़न जो है डिजिटल इंडिया का हम लोगों का, इसका ऑब्जेक्टिव स्पेशली क्या है कि आत्मनिर्भर भारत बनना। ठीक है, सेल्फ रिलायंस होना ताकि हम अनदर कंट्री पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड जो है इसके द्वारा इंश्योर किया जाता है कि यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो है वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करवाना एट द इकोनॉमिकली एफिशिएंट प्राइस पे, ठीक है। यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को रूरल लेवल पे रिमोट एरियाज जो है हमारी कंट्री के, ठीक है, वहाँ तक लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करवाना, बट अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है, सस्ती हो ताकि हर एक पर्सन जो है उसको अफोर्ड कर सके। क्रिएट जो की गई, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर क्रिएट की गई है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर है, 2002 में इसको क्रिएट किया गया था। और ये नॉन लैप्सेबल फ़ंड है। नॉन लैप्सेबल फ़ंड यानी कि जैसे मैंने आपको एमपी लाइट स्कीम में बताया था, नॉन लैप्सेबल फ़ंड क्या रहता है? अगर कोई फ़ंड सपोज़ करो मेरे को कोई फ़ंड आ रहा है, ठीक है, हर साल फ़ंड आ रहा है 5 करोड़ आ रहा है, ठीक है, तो इतना फ़ंड आ रहा है, तो जो मैं डेवलपमेंट के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है, तो जितना खर्चा हो गया बट जो बच गया है उस फंड में से अगले साल जो मिलेगा उसके साथ ही ऐड ऑन हो जाएगा, डैट इज़ नॉन लैप्सेबल फ़ंड, ठीक है। तो ये नॉन लैप्सेबल फ़ंड स्कीम है। अनस्पेंड अमाउंट जो है डज नॉट लैप्स, ठीक है, जो स्पेंड नहीं किया गया जो अमाउंट है वो लैप्स नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जो है उसको हम स्पेंड कर सकेंगे अलग अलग डेवलपमेंट के लिए। जितने भी क्रेडिट्स है, ऑल क्रेडिट जो फंड है रिक्वायर रहेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा। और ये स्टैट्यूटरी सपोर्ट इसको प्रोवाइड करवाया गया है अंडर इंडियन टेलीग्राफ जो अमेंडमेंट एक्ट है 2003 के अंडर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली रूरल एरियाज़ में आपको फ़ोन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है एक ऐसा गांव रहता है यहाँ पे एक ही फ़ोन रहता है, ठीक है, एक या दो रहते हैं, तो ऐसे क्या होगा जो रूरल एरियाज़ है, गाँव वाला एरिया जो है वहाँ पे विलेज पब्लिक टेलीफोन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके चलते रूरल कम्युनिटी फ़ोन्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रूरल हाउस होल्ड टेलीफोन्स वहाँ पे होंगे और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा विलेज लेवल पे, ठीक है। तो यानी कि ग्राउंड लेवल को जोड़ने की बात की जा रही है, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि सस्ते दामों पे जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके तहत रिमोट और रूरल एरियाज़ में, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके अर्बन माइग्रेशन में भी, ठीक है। इंश्योर किया जा सके जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या रहेगा, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी रूरल एरियाज़ में, ठीक है। लोग जो हैं जो अर्बन की ओर भागते हैं वो चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएँगी। इससे क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी आईसीटी सर्विसेज से रिलेटेड स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और पार्टिसिपेशन जो है रूरल यानी कि गाँव वाले लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ हेल्प देखने को मिलेगी, यानी कि हम प्रमोट कर सकते हैं फैसिलिटी रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोविड के दौरान जो हेल्थ और एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन देखने को मिली, गाँव वाले एरिया में ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ है रिलेटेड टू एजुकेशन वो कम देखने को मिली इसके चलते, ठीक है। तो लोगों के पास, बच्चों के पास स्पेशली जो है एजुकेशन कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन था तो तब एजुकेशन अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाई इसके चलते, ठीक है। तो कई एरियाज़ में जो है वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड बात की जा रही है। फोर्सेस जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इजराइल, यूएसए फोर्सेस जो सेंट्रल कमांड जिसको बोला जा रहा है, इनके द्वारा मल्टीलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन एक्सरसाइज देखने को मिली, कहाँ पे, रेड सी में। अब रेड सी की लोकेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। रेड सी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेड सी जो है ये सेमी एनक्लोज ट्रॉपिकल बेसिन है, बाउंडेड है ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से ये बाउंडेड है टू दी वेस्ट एंड अरेबियन पेनिसुला टू द ईस्ट, ठीक है। और नैरो शेप्ड ये बेसिन एक्सटेंड है बिटवीन मेडिटेरियन सी के बिटवीन है और नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन ओशन के बिटवीन है टू दी साउथ ईस्ट, क्लियर। और अगर नॉर्दर्न एंड की बात करें तो ये सेपरेट करता है गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है, स्वेज कैनाल जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड सी है, ठीक है, तो ये सऊदी अरबिया है, यहाँ बैब एल मंदेब है और ये गल्फ ऑफ एदन है। रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को सेपरेट करने वाला कौन सा है, स्ट्रेट ये है बैब एल मंदेब, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सदर्न एंड है इसका, ठीक है, रेड सी का जो सदर्न एंड है ये किससे कनेक्टेड है, गल्फ ऑफ एदन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, क्लियर। तो आउटर इसके क्या है, इंडियन ओशन आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ
बैबल अल मंदेब, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन बताई। और ये सराउंडेड है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया से, ठीक है। मेजर फ्रेश वाटर इनफ्लो यहाँ से यानी कि विद नो मेजर फ्रेश वाटर इनफ्लो, यहाँ से फ्रेश वाटर इनफ्लो नहीं होता है। 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसके साथ, वो है यमन है, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया एंड डिजिबुटी, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज जो हैं जो रेड सी के साथ टच करती हैं, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। टोटल 6 है, कौन कौन सी हैं? यमन है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिटेरिया, डिजिबुटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट पब्लिकली एक्नॉलेज्ड नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन यूएसए के बिटवीन इजराइल एंड 2 गल्फ कंट्रीज़ के बिटवीन, ठीक है। तो 5 डे की ये एक्सरसाइज है, यानी कि 5 दिन ये लगातार एक्सरसाइज चलेगी रेड सी में, ठीक है, ताकि एनहेंस कर सके इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस। मैरीटाइम कोलैबोरेशन जो है ये हेल्प करेगा कि सेफगार्ड कैसे करना है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का, फ्री फ्लो होना चाहिए ट्रेड जो है आपस में, और एसेंशियल होना चाहिए रीजनल से सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बना के रखनी है इसके चलते, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं इसके तहत की गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, जो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार में नोएडा में बनेगा आने वाले टाइम में, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? जेवार। तो इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे बनने जा रहा है, और ये नोएडा का जो है ये 5th है, उत्तर प्रदेश का 5th है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये बनाने का पर्पज़ क्या है? जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे जो बर्डन है पैसेंजर्स का वो कम किया जा सके, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? जेवार, नोएडा में। क्लियर है? नेक्स्ट है सेंटर के द्वारा भी क्या किया गया, जो फूड ग्रेन सर्विस है, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 22 तक, ठीक है। 2022 तक इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो इनके द्वारा ये बात की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ठीक है। तो मार्च 22 तक ये 4 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो जाता है, प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये स्टार्ट कब की गई थी? पहली बात तो ये है कि ये पार्ट किसका है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का। ये स्टार्ट की गई थी कोविड-19 की ड्यूरेशन में, जब लॉकडाउन देखने को मिला, ठीक है। जो पुअर लोग हैं उनको ताकि हेल्प मिल सके लड़ने में, स्पेशली कोविड-19 की ड्यूरेशन में। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इनिशियली इसको अनाउंस किया गया था सबसे पहले 3 मंथ्स के लिए, अप्रैल मई जून 2020 में। कवर किया गया इसको 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को। फिर उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर 2020 में, अब भी एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात की गई है। एम क्या है इसका कि हर एक पर्सन को कवर किया जाएगा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर, और 5 kg ग्रेन यहाँ पे दिया जाएगा वीट और राइस का फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एडिशन इसमें देखने को मिला 5 kg सब्सिडी फूड ग्रेन की ऑलरेडी जो प्रोवाइड करवाएगी थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये, हॉस्पिटल्स में जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी हाई देखने को मिल रहा है, बट जो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। तो ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th जो कंडक्ट करवाया गया था उसके तहत ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है अंडर 5 वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो चिल्ड्रन अंडर 5 जो वेस्टेड है वो 19.3 है। चिल्ड्रन अंडर जो 5 हैं वो अंडर वेट 32.3 है, ठीक है। चिल्ड्रन जो एज 6 मंथ टू 59 मंथ्स हैं, ठीक है। अनेमिक यानी कि खून की कमी उनमें देखने को मिल रही है बच्चों में 67.1%, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब ये इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे 5 है 2019-20 का, तो ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और ये लार्ज स्केल पे कंडक्ट करवाया गया मल्टी राउंड सर्वे था ये, जो कंडक्ट करवाया गया है ताकि रिप्रेजेंटेटिव जो है सैंपल इकट्ठे किए जा सके स्पेशली हाउस होल्ड से थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। तो ये कंडक्ट करवाया गया अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई, ठीक है। तो ये नोडल एजेंसीज थी जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें इकट्ठी की गई, यानी कि डाटा इकट्ठा किया गया, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है इसमें कैप्चर किया गया जो डाटा ड्यूरिंग 2019-20 का भी लिया गया। अराउंड 7 लाख हाउस होल्ड जो है वो कवर किए गए, वहाँ से डाटा को कलेक्ट किया गया। 67 इंडिकेटर्स के बेस पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है वो डाटा जो है वो क्रिएट किया गया। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं आपको। पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल है, मैरिज फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिलीवरी केयर, वैक्सीनेशन,
ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, अनीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो इसके तहत जो है डाटा इकट्ठा किया गया, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है वही याद रखने हैं। क्लियर। तो टोटल 5 राउंड यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए। तो यहाँ पे दे रखा है कि पहला जो राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो 1992 में क्रिएट करवाया गया, सेकंड जो था 1998 में, थर्ड 2005 में, फोर्थ 2015 में, फिफ्थ जो है 2018 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है इसका मतलब होता क्या है, यानी कि 1 लाख वुमेन्स जो हैं, ठीक है, जो बर्थ दे रही हैं बच्चे को, तो उनमें से उस ड्यूरेशन में कितने पर्सन या कितनी महिलाओं की डेथ हो रही है, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इससे काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की रही है, डाटा है कुछ रिलेटेड टू लर्निंग पैटर्न जो चेंज हुआ है लास्ट 1 ईयर से। ठीक है, कोविड के ड्यूरेशन से अब तक जो है वो लर्निंग पैटर्न जो है वो कैसे देखने को मिला है। ठीक है, सितंबर 2021 की अगर बात करें तो 18 मंथ हो गए कोविड-19 जो है लॉकडाउन जो देखने को मिला फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो लर्निंग जो है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है, मोस्ट जो स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनके द्वारा स्कूलिंग भी छोड़ दी गई, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला स्पेशली बच्चों की पढ़ाई पे जो छोटी क्लासेस थे। ठीक है, यानी कि छोटी क्लासेस के बच्चों का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिला। तो अभी जो बच्चे हैं, अगर अभी बात करें तो प्रॉपर स्कूलिंग में पढ़ाई भी नहीं अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, अगर अगर ग्राउंड लेवल की पढ़ाई की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा है वो दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 एशियन यूथ जो पैरा गेम्स है ये कहाँ पे होने वाले हैं 2025 के, ये ताशकंद में होने वाले हैं। 2021 के कहाँ हो रहे हैं तो ये आप बताइएगा मेरे को। ठीक है, 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होंगे आने वाले टाइम में। तो ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है, एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फर्स्ट टाइम अगर देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। एशियन यूथ गेम 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 ये एक ही सिटी में होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। 5th एडिशन होगा ये 2025 का। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए इंडिया के संदर्भ में, इंडिया जो है यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान, ठीक है, इस वाले रीजन में उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। अगर जूमिंग मैप देखें तो यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है ताशकंद। कजाकिस्तान एरियल सी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान है यहाँ पे। ओके, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसको ये कंट्रीज टच करती हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो रिव्यूज़ जो हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।